नमस्ते। मैंने पहचाना नहीं, ध्यान से देखिए। याद नहीं आता। दरअसल बातें पुरानी हो चली, बातों के साथ तारीखें पुरानी हो चली, तारीखों के साथ इतिहास, इतिहास के साथ व्यक्ति पुराने। व्यक्ति कभी पुराने नहीं होते, क्योंकि व्यक्ति इतिहास के गुलाम नहीं होते, वो तारीखों के गुलाम नहीं होते। इतिहास को लोग किताबों पर छपी बातों के जरिए जानते हैं। व्यक्ति को पहचानने के लिए स्मृति के दरवाजों पर पड़ी एक तो स्मृति के दरवाजे को खटखटाइए, शायद कुछ याद आ जाए। माफ करना भाई, एक तो याद नहीं आ रहा और दूसरे शरीर में इतनी ताकत नहीं होती कि जरूरत से ज़्यादा जोर डालकर सोच तकलीफ। आपको तकलीफें कब से प्रभावित करने लगी? तकलीफों से प्रभावित होना इंसान का स्वभाव होता है। बाकी उसका जिंदा रहना इसलिए ज़रूरी है कि मरकर वो इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि तकलीफें उसे कितना प्रभावित कर सकती हैं और कितना नहीं। वो फैज़ अहमद फैज़ का शेर पढ़ाया जी, कौन सा? कि दर्द इतना था कि हर हद से गुजरना चाहा, कि दर्द इतना था कि हर हद से गुजरना चाहा, और जब याद की खोई हुई उन शम्मों में कहीं नजर आया एक नगमा तेरी दिलदारी का, तो मैंने उससे भी गुजरना चाहा, मगर इस दिल में ठहरना चाहा।
एक शेर मुझे भी याद आया। कौन सा? वतन की आबरू का पास देखे कौन करता है, सुना है आज मक्तल में हमारा इम्तिहान होगा। इलाही वो भी दिन होगा जब अपना राज देखेंगे, जब अपनी ही जमीन होगी और अपना आसमान। कौन हो तुम? ये गुमनाम शायर का शेर। मैंने पूछा कौन हो तुम? आज 1965 चल रहा है। सफदरजंग अस्पताल दिल्ली की इमारत में खड़े होकर मुझे याद आ रहा है कि आज से 40 साल पहले इस शेर को जब्त कर लिया गया था लाहौर में। तुम लाहौर में थे? मैं कानपुर में था, मैं आगरा में था, मैं दिल्ली में था, मैं कोलकाता में था, मैं पटना में था और मैं लाहौर में भी था। इस वक्त की बात कर रहे हो? 1919 की 13 अप्रैल की। 1919 को इस दरिया के बाद में हम लोग इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि अंग्रेजों का जुल्म बहुत बढ़ चुका है। इसलिए आज हम सब एक साथ बोलेंगे, भारत एक वापस लो, भारत एक वापस लो, भारत एक वापस लो, फायर! जाग पड़ी है हमारी फसल।
ले जाओ इन्हें अपने साथ और बतला दो इन दूर के सौदागरों को कि आज के बाद पंजाब की हर बैसाखी का मिजाज कुछ और ही होगा। भाई हाँ मिला, लेकिन अचानक से गायब हो गया। अब तो बस उसके आने का मैं तुझसे ज्यादा कुछ नहीं पूछूंगा। एक लाइन में जवाब दे लोगों के नाम। स्टीफन क्रेन, बाकी दो को मैं नहीं जानता। ऑफिसर प्लेन के डेविड के लोग तो हाँ ठीक सब थाने में एफआईआर में बाकियों के भी नाम तो दर्ज होंगे। 3 लोग काफी होंगे। ऑफिस ले लेना बाकी हाथ में। ये सारे रात को लौटते हैं क्लब से दारू वारू पीकर, पीपल मीनार पीछे बजा के। और हाँ देखना इनकी गाड़ी का एक कांच भी सलामत है, उस पर बहुत नाज है। अरे पूरी बात तो सुन ले यार, हो सकती है गलती इसी की रही होगी। क्या कहा? मेरी गलती? मेरी गलती? मैंने खैरू को बचाया, वो मेरी गलती। मैंने उसकी बहन को बचाया, वो भी मेरी गलती। साले यहाँ बैठ के बकवास कर रहा हूँ, जो है मैं उनके अंदर निकल। अरे तू मुझ पे क्यों चढ़ रहा है यार? हर बात को दिमाग से सोचा जाएगा ना। उनका रंग सफेद है तो गलती हमेशा उन्हीं की होगी। हाँ उन्हीं की होगी। अभी वो हम कुछ भी कह सकते हैं भगवती भाई। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वक्त कह रहा है। ठीक है लेकिन ठीक है मैं वहां खड़ा इन सब का इंतजार कर रहा कि अंदर से सोर्स में अंदर भागा तो मालूम हुआ वो चारों खैरू को जमीन पर पटक कर लाख दूसरों से मार रहे। इसकी बहन और बीवी पास में खड़ी और उनकी बीवी की गोद में उनका छोटा सा बच्चा जोर जोर से रो रहा था। ये खैरू वो तांगे वाला और मारते लेने से बहुत गंदी बकवास किया जाए। साले हमसे कोऑपरेट नहीं करो। नॉन कोऑपरेशन मुंह में चाहो काले कुत्तों, वापस लेना पड़ा ना तुम्हारे उस पाप का आने को और हमसे कंधे से कंधा लगाकर चलने की कोशिश। उसके बाद उस लम्बू ने खैर पर अपना कुत्ता छोड़ दिया, उसका पूरा आंचल जोड़ दिया। वो चीख चीख कर गिरा रहा। एक उसकी बहन की तरफ पीछ जता बढ़ा। मैं खुद को रोक नहीं पाया, मैं उसके सामने आ गया। उसे छोड़कर मुझ पर टूट पड़ी, मुझे लिटाकर नाक पर ठोकरे मारी। मैं अकेला पड़ गया था। इनमें से कोई नहीं पहुंचा। पुलिस आई, मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज की। फिर अब्बा अब कलेक्टर उन्होंने छोड़ा मुझे। बोल भाई ऐसे ऐसे वाला गलती किसकी थी? हाँ अब इसके हिसाब से तो गलती उन्हीं की लग रही है। आपका बहुत गलतियों का हिसाब किताब रखने लग गया है। चल हो गया मैं ज्यादा मुंह की सोचने की जरूरत नहीं है, जो होगा देख लेगा। ले पानी। ये लो पैम्फलेट पढ़ा है किसी ने? लो पैम्फलेट, ये क्या है? अरे कुछ नहीं है। सन्याल बाबू ने पुराने पिछड़े हुए क्रांतिकारियों को इकट्ठा करके एक एसोसिएशन बनाई जिसका नाम है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसका टारगेट है आजाद हिंदुस्तान। उसी का कॉन्स्टिट्यूशन जिस पर्चे पे छपा है उसी पर्चे को कहा जा रहा है पीला पर्चा, यानी कि ये येलो पैम्फलेट। वेरी गुड, यानी कि आजादी मिली नहीं और कॉन्स्टिट्यूशन पहले ही बन गया। क्यों नहीं बन सकता? अगर शादी नहीं की तो घर में सेना छुपा कर भी ना रखा है। यार मेरा लेकिन इस तरह के पार्टीज में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया है। कभी होमो सोसाइटी तो कभी गदर पार्टी और अब ये चारे, इस सब से क्या होना जाना है? तो और किन से होना जाना है? यार भगत तुम मान लो, कांग्रेस पिछले 30 साल से टिकी हुई तो है।
क्योंकि वो सिर्फ टिके रहना चाहता ऐसा नहीं है, वो काम भी करना चाहते हैं। सिर्फ उस नॉन कॉपरेशन वाली बात को छोड़ दो। है। नॉन कॉपरेशन वाली बात करते हैं। अब वहाँ थोड़ी दिक्कत तो होगी। दिक्कत इसलिए होगी क्योंकि तुम भी उसका शिकार हो, क्योंकि हम सब लोग उसके मारे हैं। यार कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है यार। क्या पाया? पाया क्या? भगवती भाई, इसमें भी दोष जनता का ही है। क्या दोष? भगवती भाई, उस मूवमेंट की कुछ शर्तें थी, वो तोड़ी गई, पंडित ने मूवमेंट वापस ले लिया। अच्छा, चौरी चौरा के नियम पे भीड़ पे पुलिस ने गोलियां चलाई, 25 लोग मारे गए, भीड़ ने थाने में आग लगा दी, पुलिस वाले चल के मर गए। उल्टा जनता का दोष बताते हुए उन्हें वापस ले लिया गया। तो थाने में आ जाने की क्या जरूरत थी? तो उसका जरूरत से नमक खाते क्या पड़ जाता है? क्या कम में से साहित्य पढ़ के आया है मार्केट के कोई बात मत कर यार। तू जानता है कि मैं भी खुदा था उस मूवमेंट में तुम लोगों के साथ। हाँ, बाप ICS, बेटे के पास करने के लिए कुछ नहीं, चाहे निर्जन तुम तहजीब से बात कर सकते हो। हर किसी को अपनी बात रखने का हक है यहाँ। और मैं आज भी कहता हूँ उस गांधी नाम के बंदे पे कुछ तो बात है। हाँ, बात तो है। उनके 12-12, 13-13 साल के मासूम बच्चे जिस इंसान के लिए इस कच्ची उम्र में सड़कों पर आ सकते उस पर बात करो। क्या जोश था सब में आंदोलन करने। गांधी जी ने कहा इन गोरों की पढ़ाई नहीं चाहिए, स्कूल छोड़ो। बस्ते नालों में फेंककर बच्चे तैयार, कॉपी पेंसिल किताबों में आग लगाकर बच्चे तैयार, अपने छोटे छोटे हाथों से पढ़ते बैठे, तख्तियां उठाए। फिर एक दिन सुबह सुबह मालूम पड़ता है कि आंदोलन वापस ले लिया। बच्चे मुंह बाएं ताक रहे आसमान की तरफ। सरकारी स्कूलों का गेट उनके लिए बंद, सरकारी कॉलेजों में दाखिला मुमकिन नहीं। कहाँ जाएं, क्या करें, किससे फरियाद करें? कोई पूछने वाला, कोई सुनने वाला नहीं। याद है तुझे वो दिन? हाँ याद है, पर मैं इतना परेशान नहीं हुआ था। परेशान नहीं हुआ? साले खुद तो सामान बिलबिलाते रहा था नारकली होटल पर। क्या क्या करूंगा? बाप घर से निकाल देगा, पढ़ाई कैसे जानी होगी? तहजीब से बात कर सकते। अरे चूल्हे की न बेटे। गनीमत बना के वक्त रहते लाला लाजपत राय ने नेशनल कॉलेज हम जैसों के लिए खुलवा दिया है, वरना हाथ में कटोरा लेकर दर की ठोकर लगा। अरे दर की ठोकर खा मेरी जूती। 50 को मैं अपने घर में नौकरी दे सकता हूँ। चाहिए किसी को? तुझे चाहिए नौकरी? अब बोलो, हस्ती औलाद एडवेंचर के लिए क्रांति करते हो और मजाक उड़ाते हो दूसरों की भावनाओं। 24-14 के सिपाहियों का मरना तुझे याद है? और उसमें नहीं जो गोली से मारे गए। 3 साल पहले के जाने वाला कांड को तू भूल गया। उन 1500 लोगों को तू इसलिए याद रखेगा कि तुझमें तेरा बाप, तेरा भाई और तेरी कौन नहीं चाहे। तू मत भगवती भाई। Nothing is too much. Nothing is too much. लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं मिस्टर गांधी, इस मुल्क के बच्चों के लिए क्या रास्ता छोड़ा है? आँख से टपकी लहू की बूंद को ले हाथ में, ले हाथ में, ले हाथ में, ले हाथ में। सर बना दे ऐ वतन बस ये हसरत दिल में है, हाँ दिल में है, हाँ दिल में है, हाँ दिल में है। जिंदगी के रास्तों पे खूब यादों चल दिए, जिंदगी के रास्तों पे खूब यादों चल दिए। अब जरा देखे छिपाना, अब जरा देखे छिपाना, मौत की मंजिल में है। मौत की मंजिल में है, मौत की मंजिल में है, मौत की मंजिल में है, मौत की मंजिल में है। चिरंदर है, चिरंदर है। ओ वो कितने है? जी कौन? बताओ कौन? वो तो यहाँ नहीं है। ओ वो तो कुछ जाने
मैंने जो तुझे समझाया था तूने बताया उसे? जी बाबू, आपने जो समझाया था मैंने उसे बता दिया और वो समझा भी। फिर अब वो ये कह रहा था बाबू जी की लड़की थोड़ी पढ़ी लिखी होती है। वो तो क्या पढ़ी लिखी लड़कियों प्रेम में सजा के रखेगा? प्रेम में रखा। तुम सबको सालों इस देश में कॉलेज में बिगाड़ा। तो ये गुरु लोग और क्या लालच जी ने शादी नहीं की? क्या विद्यालय के और अभी तक कमा रहा है? ठीक, सरदार का लौंडा तो लठ की भाषा ही समझेगा ना? आने दे उसे। ओए गला, ये सुखदेव और यशपाल क्यों रहते हैं? सुख तो कन्हैया वीडियो में रहता है जय गोपाल के साथ, और यशपाल का मुझे मालूम है। तो दे ना समझा दिला दूंगा सारे में। पिछवाड़े में ये मार के तेरी क्रांति नहीं निकाली तो मेरा भी नाम सरदार किशन सिंह वक्त सरदार अर्जन सिंह है। मकसद आला यानी आजादी हिंद के उसूल के लिए वक्त हो चुकी है। इसलिए मेरी जिंदगी में आराम और दुनियावी ख्वाहिशात वैसे कशिश नहीं है। आपको याद होगा जब मैं छोटा सा था तो मेरे दादाजी ने मेरे यज्ञोपवीत के वक्त ऐलान कर दिया था कि मुझे खिदमत वतन के लिए वक्त कर दिया गया है। लिहाजा मैं उस वक्त की प्रतिज्ञा पूरी कर रहा हूँ। उम्मीद है आप मुझे माफ कर पाएंगे। आपका दावेदार। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना और जुए मानिल है। भगत सिंह क्यों आना चाहते हो चाहे? जिस वजह से आप लोग अपनी वजह बतलाओ। वजह सबकी एक है, मुल्क की आजादी। कैसे मिलेगी? लड़ना पड़ेगा। अंधेरे में 3-4 अंग्रेज के छोकरों को पीटने को तुम लड़ना कहते हो? ये वो शुरुआत है, और शुरुआत कभी ना कभी होती है। लड़ तो पिछले 100 साल से रहे हैं, अभी तक तो मिली नहीं आजादी। शायद लड़ने के तरीके में गलती रह गई, और उस गलती को तुम ठीक करने आए हो। क्यों नहीं आ सकता? हमेशा कोई ना कोई आता रहा। शादी में शहीद होने से बचकर भागे हो पर खुदा है। जी, शहीद वहां भी होना था, तो कम से कम महबूबा तो अपनी पसंद की हो। जवानी में मौत और महबूबा में कोई फर्क नहीं दिखता बटुका, जब तक कि वो सामने न आ जाए। मैं दोनों का सामना एक ही तरह से करने को तैयार हूँ। बहुत तकलीफ होती है मरने में, पर खुदा। जी, आपको कैसे मालूम? आप कभी मरे हैं क्या? मौत के बारे में जितना मुझे मालूम उतना ही आपको। हिसाब बराबर हो। इस कमरे में बैठा हर एक शख्स कभी ना कभी थोड़ा बहुत मरा है। इसके जिस्म के घाव इस बात के सबूत हैं। जिस्म पर लगे घाव आदमी की ताकत का सबूत नहीं होते जनाब। ताकत कहीं और से आती है। खून बहाना कोई बड़ी बात नहीं है, वो अपना हो या सामने वाला। बड़ी बात तो ये है कि जिस्म से निकली हुई एक बूंद आने वाली नस्ल के सारे खून में आग लगा सकती है या नहीं। इंसानी जिंदगी बहुत कीमती होती है। हंसते हंसते उसे फांसी के तख्ते पर चढ़ा दो। हिम्मत का काम जरूर है, मगर समझदारी का नहीं। वक्त और मौका तय किए बगैर अपनी जान गंवाना बेवकूफी है। हिंदुस्तान के स्वाधीनता संग्राम के 100 साल के इतिहास में शायद यही कमी है। और बाकी जहां तक आजादी का सवाल है, तो मैं बतला दूं कि हिंदुस्तान को सिर्फ आजादी की जरूरत है। जरूरी ये है कि ये आजादी हमें कैसे मिली, और कहीं अगर ये हमें गलत तरीके से मिल गई तो मुझे कहने में इज्जत नहीं कि आज से 70 साल बाद भी हालात ऐसे कैसे रहेंगे। गोरे चले जाएंगे, भूरे आ जाएंगे, काला बाजारी का साम्राज्य होगा, घूसखोरी सर उठाकर नाचेगी, अमीर और अमीर होते जाएंगे, गरीब और गरीब, और जाति, धर्म और जुबान के नाम पर इस मुल्क में तबाही का ऐसा नंगा नाच शुरू हो जाएगा जिसको बुझाते बुझाते आने वाली नस्ल और सरकार की कमर टूट जाएगी।
पंडित चंद्रशेखर आजाद। और 9 अगस्त 1925 को शाहजहां से लखनऊ के लिए 8 नंबर डाउन पैसेंजर चले। उसमें काम करता है खजाना और उसमें सवार है चारे सदस्यों का इंतजार था एक छोटे से स्टेशन पे आने का जिसका नाम था काकोई। चारा कितना लगा? 22 से। और दूध कितना निकला? 18 से। और शहर कितना भेजा? 12 से। ओए बस से। और बाकी देश के नौजवान पिए जी। और अभी देश के बूढ़े को मालूम पड़ गया। ओए तो पिछोड़ा तोड़ देगा। ओ कोई अंदर। आ दिया। ओ भड़क को। कौन मिल जाए? नमस्कार देखो जी पूरा 100 गज का टुकड़ा लिया, 3 भैंसे हैं और एक बछिया। अभी पूरे गांव तक दूध जा रहा है अपना। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। क्या बात है? अरे भगत जी आप पुलिस ने तो परेशानी कर दी ना? जी नहीं, जमानत के बाद ओ दुनीचंद जी बहुत परेशान थे थे और दौलत राम जी कह रहे थे केस तो उनको बाप को भी लेना पड़ेगा। अब उधर ये गोड़ी अदालत वाले केस जो है 6-7 महीने सजा तो नहीं सकती, इसलिए चिंता न कर। अरे भाई अब तो उनके पास केस भी नहीं, कोई सबूत भी नहीं। आप जिंदगी बनाओ अपनी भाई। एक भगत क्या कह रहे? जिंदगी बनाओ अपनी जिंदगी। तुम सबको तो सालों एक खोड़ मिल गया जीने का। ओ परोती जी बाबूजी, और सब ठीक चल रहा है ना? जी बाबूजी चिंता ही ना करे। ओ जीवनधर है। ओ सुधे जी बाबूजी। ओ तेरी भड़क काम हुई थी ना पुत्र? जी बिल्कुल ठंडी पड़ गई थी। ठंडा दूध पी के। और हम सब ये तुम
ओ भगत, ये मन्ना वाले पूछ रहे थे कि तारीख वारीख पक्की करे। भगत जी, जैसे इनकी मर्जी। मैं इस बार पूरी तरह से तैयार हूं। ओ जीवन धारा को करो मेरी चाची। ओ पढ़ाई हो जी, पढ़ाई हो। ओ पढ़ाई हो जी, पढ़ाई हो। और पंडित जी का खाता। उम्मीद कर रहा हूं कि अब तक तुम्हारी डेयरी कर्ज में डूब चुकी होगी, क्योंकि वहां दूध बेचने के अलावा और सब कुछ होता होगा। जानकर खुशी हुई कि इनकलाब से तुम्हारा जी उब गया है। ऐसे में मुझसे 2 हाथ पढ़वा लिया करो, जी बिल्कुल ठीक रहेगा। तुम्हारा केस आजकल में ही वापस लिए जाने की खबर है। जमानत का पैसा मिलने के पहले से बधाई। और आगे से बापू से मजाक किया करो तो याद रखा करो कि बाप इस दुनिया में तुमसे पहले आया था। चंद्रशेखर आजाद ने भगत सिंह को लाने के लिए भाई बब्बू लाट भेज दिया। ओए, और भाई बब्बू लाट भी बिल्कुल भरे हुए, जैसे देखते ही चीर फाड़ डालेंगे। क्यों था? ओए 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 उल्लू के पट्टे। ओए, नाम है राजू। राजा की भोंडू जैसी बातें करता है। ओए, मेरी 60,000 रुपए की जमानत दी गई है। कितने की? 60,000। वो भी बैरिस्टर दूनी चंद और दौलत राम जी जैसे हस्तियों ने। 6 महीने तक मैंने कुछ भी उल्टा सीधा किया तो उसकी साथ कहाँ जाएगी? और आगे से कभी कोई पकड़ा गया तो जमानती कहाँ से लाओगे? पैसों के नाम पर पार्टी वैसे ही नंगी है। और बाकी अस्पताल में सभी में केस उठा लिया। अच्छा, आज कल में जमानत वापस। अरे निकलाम लड़की दिया नहीं, खूब जियो हमारे पंडित जी। लेकिन मेरा सवाल तो वही का वही है। तो ये किया क्यों था? मेरे राम दुलारे, पेट में दूध नहीं जा रहा था, फिर दिमाग बिल्कुल खाली था, तो सोचा कुछ करते हैं। अब हर कोई पंडित जी तो हो नहीं सकता ना। तो 24 में से 25 बच्चे लंगोटे बांध के रहे। लेकिन पंडित जी ने लोहार की चोट मारी है। ओए, क्या कहना है पंडित? अब जरूरी बात, फिरोज शाह कोटला दिल्ली की मीटिंग पक्की हो चुकी है। उत्तरी भारत के दलों में इस मीटिंग को लेकर काफी उत्साह है। बंगाल के अलावा इसमें सब लोग आ रहे हैं और जैसा कि तय है इस मीटिंग का संचालन तुम करो। अरे उम्मीद कर रहा हूं कि यह क्रांतिकारी आंदोलन एक नई करवट साबित होगी। फैसला जो भी होगा मुझे मंजूर होगा, तुम सबका पंडित। और आगे से जब भी मिलो तो इस सोशलिज्म नाम के लफ्ज का थोड़ा खुलासा करना। अगर रूसी क्रांति पर कोई किताब ला सको तो अच्छा रहेगा, मगर ख्याल रहे हिंदी में। वर्षों से देश में आजादी की लड़ाई चल रही है। इस बीच कई देश आए, तो फिर अब इसकी प्रेरणा रूस से ही हुई, क्योंकि उस मुल्क के पास देने की टेक्नोलॉजी है। उसी की बदौलत वहां क्रांति आई। रूसी क्रांति पिछले दशक की ही नहीं, इस सदी की भी सबसे बड़ी घटना में चल रही है। क्या बंगाल ने क्रांति का पहला पाठ महाराष्ट्र से नहीं सीखा? क्या पंजाब ने क्रांति का पहला पाठ बंगाल से नहीं सीखा? तो क्यों हम हिचके ऐसी चीज लेने में जो अप्लाइड साइंस के तौर पर नजर आ रही है? परंतु विशेष सिंह, इस सोशलिज्म नाम का साइंस में धर्म के लिए कोई जगह नहीं है, जो हमारे देश का परंपरा है। हमारे देश की परंपरा गरीबी है। हमारे देश की परंपरा भूख, हमारे देश की परंपरा फ्रस्ट्रेशन, और इसी परंपरा को हम सीने से चिपका कर जिंदगी भर भूलना चाहते हैं। देखिए, धर्म इंसानी कौम के लिए एक अफीम है जो उसे एडिक्ट तो कर सकती है, उसे घर में खाना नहीं खिला सकती। ये आप कैसे कह सकते हैं?
उससे उस व्यक्ति का विश्वास बनता है, उससे व्यक्ति का खौफ बढ़ता है, उस व्यक्ति में आध्यात्मिक शक्तियां और वो सारी शक्ति मिलकर एक वक्त की भूख मिलती है। तुम भूख को इतना ऊंचा स्थान क्यों देते हो? जी देते तो आप ही हैं। मैं बोल देता हूँ, आप बोलते हैं। हमारा इतिहास गवाह है, धर्म गुरुओं ने इनकलाब ला के दिखाया है। हमारा छोड़िए, दुनिया के इतिहास में एक उदाहरण दिखाया। कबीर कबीर का मकसद किसी भी इंसान को भगवान से मिलाने का नहीं था। उसका इरादा दो हारवंश के इंसानों की खीर खत्म करना। हजरत साहब जीसस क्राइस्ट वो बहुत बड़े आंदोलनकारी थे जनाब। वो लोगों को साथ लेकर चलते थे और जरूरी नहीं इस्लाम और ईसाई का जो स्वरूप आज हमको दिखता है वो उन्हीं का सोचा था। परंतु वो अपने कर्मों से इतिहास छोड़कर माइथोलॉजी में चले गए। इसमें जिम्मेदार है ये 2000 सालों का वक्त था जब हम उन्हें सिर्फ साबुन के कैलेंडर के माध्यम से जानते थे। और कोई बड़ी बात नहीं कि कल को आप हिंदुस्तान के आंदोलन के कर्णधार बन जाए तो आने वाले 500 साल बाद आपके बारे में भी यही कहा जाए कि भाई घोष बाबू तो 8 सितंबर 1928 को फिरोज शाह कोटला की मीटिंग में हवा में उड़ के आए थे। घोष बाबू तुम लोगों से बात करने का कोई फायदा नहीं। जब पास में कोई ठोकर बजाय तर्क नहीं होगा फिर किसी से बात करने का कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन आप इस सोशलिज्म नाम की व्यवहारिकता के बारे में क्या कहेंगे? आजादी जरूरी नहीं है, आजादी के बाद का हिंदुस्तान जरूरी है। बिल्कुल और उसके लिए कुछ भी व्यवहारिक है तो यही है, वरना कुछ नहीं। ठीक ठीक, एक आखिरी सवाल करना चाहूंगा। इस HSRA का कमांडर इन चीफ मिस्टर चंद्रशेखर आजादी क्यों नहीं? वो व्यक्ति अंग्रेजी की एक लाइन नहीं बोल सकता। भाई कमांडर एक प्रेरणा होता है, उसका लिटरेट होना बेहद जरूरी है। लिटरेट होना एक सब्जेक्टिव बात होती है जनाब। कहीं पर वो मिशनरी स्कूल की पढ़ाई की वजह से है तो कहीं पर जिंदगी के तर्क तजुर्बे से। परंतु वो यहाँ इस मीटिंग तक में नहीं आया। इसका जवाब शिव वर्मा ने जी पटना गए हैं, कल सुबह दंड पेलते हुए मिले थे। मीटिंग की याद दिलाई तो कहने लगे पहली गलती ये कर रहे हो कि कसरत करते हुए मुझसे बात करें। 118 दंड पे चुका हूँ, 200 से पहले उठूंगा नहीं, फिर दूध जलेबी खाऊंगा, अपनी माउजर साफ करूंगा और फिर किसी बात करवाऊंगा। और दूसरी गलती ये कर रहे हो कि पार्टी की गतिविधियों के बारे में जानकारी नहीं रखते, वरना कब का मालूम हो जाता कि आज शाम की गाड़ी से पटना जा रहा हूँ और मीटिंग में नहीं आ पाऊंगा। अरे गलती से मैंने पटना का पता पूछ लिया तो बोले या तो मैं जानता हूँ या फिर भाई बाबूलाल जी जानते हैं, किसी तीसरे को जानने से पहले ही उड़ा दूंगा। भाई बमकुलाट क्या 6 राउंड के होते हैं, पंडित जी के पास 10 राउंड के हैं। क्या? तो फिर ये कह रहा हूं कि आज से हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन हुआ। और अब आता हमारा पहला टाइम। 30 अक्टूबर को साइमन कमीशन लाहौर पहुंचा। वो जहां जहां से गुजरेगा उसका वहां कड़ा विरोध और हमारा नारा होगा साइमन कमीशन गो बैक, 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 साइमन कमीशन गो बैक,
बाहर पकड़ के बाहर कर देंगे चुपचाप बैठ आदाब रणधीर जी। ओहो, आजकल सरदार जी उर्दू बोल रहे हैं। सच का नहीं कहा जाता, ग्रंथी जी का बात पहुंच गई तो गजब हो जाएगा। अजी सरदार जी हम कहाँ, सरदार जी तो भीतर हैं, मैं तो बुला। मैं चली जाऊंगी। ये आपकी जाने की उम्र है, थोड़ा बैठिए, सुस्ताइए, पसीना सुखाइए, दूध छाछ पीजिए, वरना कल को जमाना हमें इल्जाम देगा ना कि खातिर तवज्जो में कमी रह गई। खातिर जमा रखी अपनी खातिर तवज्जो, आगे काम आएगी। वैसे चाची जी है। चाची जी को ही ढूंढा जा रहा है। सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। आजकल कोई और बात नहीं सूझती क्या? बातें तो बहुत सूझती है जी, मगर क्या करें, कम वक्त कुछ चेहरे ऐसे होते हैं कि एक बार सामने आए और दिमाग से सब कुछ बोल। गुरुद्वारे जाया कीजिए, गुरबानी सुना कीजिए, मत्था टेका कीजिए और छप कर लंगर खाया कीजिए। वाहिगुरु जी की कृपा से दिमाग बिल्कुल ठीक है। अजी कुर्बानी से तो दिमाग का इलाज हो जाएगा, मगर दिल महारानी से कह के झाड़ा लगवा दूंगी। आप बेफिक्र रहिए और चाची जी को चाय भी बुलाया। हम चलते हैं। सत श्री अकाल। एक कोई और है जी जो सत श्री अकाल काम से ज्यादा हकदार बनता है, उनसे ही बोल कर जाइए ना।
जिंदगी से महंगे पड़ जाए सकते अपने आप से चोरी करने की कोशिश मत कर। इस वक्त देव से बात कर। मैंने आज तक उससे बात नहीं की। तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो सोचा, लेकिन हम इसके लिए जिम्मेदार हैं सुखदेव, हम इसके लिए जिम्मेदार हैं। हम इससे भाग नहीं सकते। भागे का कोई चारा भी नहीं। जिंदगी हमें कहीं और ढकेल चुकी है। जिंदगी किसी की मर्जी के बिना कहीं नहीं रखी सकती। यहाँ की मुझे सुअर का मानना जाता भगत। क्या मतलब? यहाँ फसल वाला ऐसा निजान से क्या करें? किसने कहा? वो पंडित जी का आदेश था कि आज तक बम लेके मैं नहीं जाऊंगा। बम फेंकने की पेशकश दे दी। फेंकने के बाद गिरफ्तारी देने की पेशकश दे दी थी। वो आज भी है। वहाँ दुनिया जहां की प्रेस मौजूद है, विदेशी पत्रकार होंगे, इतने सारे के पास अपनी बात दुनिया तक पहुंचाने का इससे अच्छा मौका और कोई नहीं हो सकता। पहुंचाएगा कौन? ऑर्गेनाइजेशन का सबसे भरोसेमंद सिपाही। लेकिन लाचार बचपन की वजह से ऐसी जुबान नहीं रखता कि अपनी बात को ठीक से रख सके। वो जय गोपाल जो तेरे इशारे पर अपनी जान की बाजी लगा सके, लेकिन बेचारा चाह कर भी मंच पर खड़ा होकर क्रांति के मकसद को बौद्धिक स्तर पर व्यक्त नहीं कर सकता। बातें नहीं बोलने का मतलब सरदार भगत से देव से मामूली सी बात का मतलब बहुत गंदा इशारा करना चाहिए। सरदार भगत सिंह के गला साफ हुआ, उनका इंटेलेक्ट लेख लिखा। बेचे सारे का ठेम टेक करे जाने वाले सरदार भगत सिंह के रातों में दिक्कतें आने लगी। सरदार भगत सिंह अपनी जुबानी शिद्दत, विश्व क्रांति की बेमिसाल जानकारी अपनी जिंदगी के किसी नाजुक से लम्हे के लिए बचा कर रखने की सोच रहे हैं। खामोश हो सकते किसी भी किस्म की क्रांति में बदलने की कोई गुंजाइश नहीं थी जनाब, और खासकर कंफ्यूजन किसी औरत का लाया था। मैं कह रहा हूँ खामोश हो सकते। यहाँ फिलहाल में बदलाव देख रहा हूँ मैं। कोई वजह नहीं बनती कि तू उस पीठ पे मुझ पर थप्पड़ मारे तो तेरा मुंह देख के कभी नहीं आ सकता। बहुत जल्दी शुरू नहीं हो गई, अभी तो पकड़े हुए 23 साल हुआ है। तो सही याद रखिए, आप लोगों को को नजायज अच्छा शिक्षा करने का इल्जाम लगता है। आप भी होते ये और आप जी अगर जायज
हथियार से मार देते तो इल्जाम नहीं लगता। अच्छा वो बतला दिया, हमको तबेला समझे थे। मिस्टर सिंह, जैसे कि सबूत जुटवाते हैं, असेंबली बम केस में आपकी जेब से इंग्लिश पिस्टल बरामद और ब्रिटिश साम्राज्य के पास हथियारों की कमी नहीं है। हमें हैरानी ना होती अगर उस दिन हमारी जेब से इंग्लिश टैंक बरामद। मिस्टर सिंह, आप पर मर्डर का इल्जाम है। इंसान के लिए हमारा इश्क किसी से भी कम नहीं, इसलिए इंसान का खून करने का, ख्वाहिश रखने का तो सवाल ही नहीं। लेनिन के हाथ हम ये असेंबली कांड करके बताना चाहते थे कि व्यक्ति की हत्या की जा सकती इसके विचारों के लिए। फ्रांस में लेटर डी कैचेट और वेस्ट साइड के खौफनाक हाथ से कभी भी क्रांति का मकसद तो नहीं कर सकते। साइबेरिया के खानों में भेजकर उनकी जिंदगी छीन ली गई, उनके इरादे नहीं। और साथ ही हमारी क्रांति कोई बम और पिस्तौल की संस्कृति नहीं। हमारे लिए उसका अर्थ है चेंज, बदलाव। अगर समय रहते हैं हमारे वर्तमान सभ्यता को ढांचे में बदल दें। अगर सब हरा वर्ग को महत्ता नहीं दी गई तो अपने आने वाले कल के हिंदुस्तान को महज कुछ पूंजीपति अपनी सुनहरी कलमों से लिख रहे होंगे। मेरा नाम भगत सिंह है। मेरा नाम सुखदेव है। और हमारा नाम ज्योतिंद्रनाथ दोष है। ओखला की फैक्ट्री में था। गौशाला बोल रहा था कि पीछे से आवाज आई है। एक बारगी तो मौन हुआ कि तैयार किया हुआ बम पीछे की तरफ उछाल कर हैंडसअप कर। नामी सोच, तुम ही बोका लोगों से दोबारा मिलने का मौका हमको कहाँ मिले। अरे तुम सबको बम बनाना सिखाया है बेटा। हम बाप हैं तुम्हारे। हम बाप है दुनिया के। वी आर आइडियलिस्ट, ग्रेट टू ग्रेट। वी आर सुपर ह्यूमंस, वी आर बियॉन्ड ह्यूमन बीइंग्स। हमें अपनी शालीनता बनाए रखनी पड़ेगी। ओए जमाना तभी याद रखेगा कि क्या लोग थे भाई। क्रांति के रास्ते में अपनी भावनाओं को पैरों से कुचल कर आगे बढ़ गए।
नहीं रुकेगी। ये जंग नहीं रुकेगी। हमारी लड़ाई तो अब शुरू होती है। We want the facilities equivalent to the European prisoners. ये हमारा हक है। इनकलाब! 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 क्यों नमकिया मार कर खा लिए? अचाई ने मिर्च वाला पानी पी लिया और यकीन के गले में एक पेड़ दूध भर गया है भगत। उसका बदला कर रहा है। उसे दवा खाने से इनकार कर दिया भगत। उसकी जुबान अटक रही है। वो अपनी आंखें तक नहीं खोल पा रहा भगत। उसके खून का दौरा उसके दिल के आसपास चिपक गया है पंडित जी। क्या कोई गुजरेगा? और मत सोच लेना कि एक यतीन्द्रनाथ के जाने से भारत का ये उमड़ता हुआ संग्राम रुक जाएगा। ये तो चलता रहेगा, चलता रहेगा जब तक कि हम हासिल नहीं कर लेते कंप्लीट इंडिपेंडेंस। जिंदाबाद!
मिस्टर सिंह, आप लोगों ने अपना वायदा तोड़ा है। आपने फिर से भूख हड़ताल शुरू कर दी। आप लोगों ने अपना वादा तोड़ा है। आपने हमारी मांगों को मान लिया था, अमल करने से इनकार कर दिया। मिस्टर सिंह, आप इस बात को मानना चाहिए कि आपसे रिक्वेस्ट करने के बाद और आपसे ज्यादा ये ऐसा किसी को नहीं है कि आज हम सिर्फ वार्निंग देने की हालत में हैं। थैंक यू मिस्टर सिंह, आप लोगों की डिमांड पर गौर किया गया। आपके खाने को लेकर की गई कंप्लेन बेबुनियाद पाई गई। सब्जी में कॉकरोच, इस समय हमारे केलों के खाने का स्टैंडर्ड रहने से बेहतर है मिस्टर सिंह। सब्जी में कॉकरोच और रोटी में मिट्टी को अगर ब्रिटिश सरकार बेहतर कहती है तो वी रियली डाउट द ब्रिटिश टेस्ट ऑफ फूड। लंदन में से पोटैटो विद कॉकरोच, चपाती विद फिश के नाम से सर्व किया जाता है। हिंदुस्तान में इसे घटिया खाना कहते हैं। घटिया खाना, घटिया खाना, घटिया खाना, घटिया खाना। आपकी दूसरी मांग है कि आप लोग पॉलिटिकल प्रिजनर हैं। आपको अफसर से नीचे का काम हो रहा है। काम हो रहा है मिस्टर सिंह, इसमें स्टैंडर्ड की कोई गुंजाइश नहीं होगी। तो फिर कभी बख्शी में हमें बिठाइए और खुद घोड़ों की लगाम थामिए और अपनी मेम साहिबा को पास में बिठाकर कहिए काम का स्टैंडर्ड का फर्क मालूम पड़ जाएगा। मिस्टर सिंह, आपकी तीसरी मांग है कि आपको किताबें और लिखने का सामान दे दो। बिल्कुल। और सरकारी खर्च पर एक न्यूज़पेपर हर मूवमेंट को मिला है। यहाँ की अच्छी व्यवस्था हो और रहने के लिए साफ कपड़े। आपको क्या लगता है मिस्टर सिंह, आप किसी हिल स्टेशन पर बैठे हैं और कैसे लिख पर है? साहब जी, आप लोग अपना घर बार छोड़कर हमारे मुल्क में इस तरह घुस आए हैं जैसे कोई ऑनरेबल लेडी अपना नाजायज बच्चा पैदा करने के लिए सोचता है जिसके भाग पर आ जाती है। आपको क्या लगता है जी, हमारे मुल्क आपको क्या लगता है? आप किसी नर्सिंग होम में हैं और हम पेटर्निटी लीव पर हैं। हे भारत के नर नारियों, नारियां नहीं है बे। मैं अपना शब्द वापस लेता हूं। हे भारत के नर बंधुओं, आज 114 दिन पुरानी भूख हड़ताल का अंत चीयर्स के देसी संस्करण से करता हूं। तो फिर चल मना दे। नस्ले भगड़ा चट्टाई बताती याद कर, आजकल तुम्हें नाम से बुलाने तक के नहीं चाहता। अरे तो क्या कहके बुलाएगा? सरदार, सरदार तुमको मालूम है कि इतिहास में इसका श्रेय हमेशा कांग्रेस को दिया जाएगा। पर जब मैंने 8 साल के जमादार के बच्चे को ये नारा लगाते हुए देखा तो मेरा श्रेय मुझे एक बात पूछो सरदार, क्या तुम भी कभी महात्मा गांधी से मिले हो? मालूम नहीं। महाभारत में कृष्ण और कर्ण का संबंध है। वो कर्ण जो कृष्ण का अपूत लेकिन लड़ा उनके खिलाफ था और खत्म भी पहले वही हुआ, क्योंकि कुछ बावले उसूल बना दिए तो उसने जिंदगी में। और मैं उनका भक्त तो नहीं हूँ लेकिन कद्र जरूर करता और इसलिए उनकी मुखालिफत भी करने का मुझे मालूम है कि मैं नास्तिक क्यों हूं, लेकिन एक बात है कि हम हिंदुस्तान को महाभारत के बाद वाला आजाद हिंदुस्तान तो नहीं है, जहां भूख पनपे, जहां गरीबी फैले, जहां महामारी उमड़े, जहां
जहाँ भीड़ियों का राज हो, जहाँ कबूतरों का सहना। ओए हम चाहते हैं वो देश जहाँ उमंगे हो, जहाँ तरंगे हो, और जहाँ खूबसूरती हो, और जहाँ भाईचारे का साम्राज्य हो। ओए हमारा इनकलाब कोई खूना मुद्दा नहीं है, उसे तो फूलों की पंखुड़ी से पोस पोस कर पैदा किया। हमारा इनकलाब आए, जरूर आएगा। और ये अलग बात है कि हम उसे अपने जिंदा आंखों से देख पाते हैं या नहीं। ओए जरूर देखेंगे यार, आजा। ओए नाम शिवराम हरिराजगुरु, चार्ज सैंडर्स मर्डर केस। सब पकड़े गए। 10 जनवरी 1930 को कहाँ पकड़े गए? पूना में। कैसे पकड़े गए? मालूम नहीं, जब पकड़ लिया गया तब मालूम चला कि पकड़ लिया गया। किसी ने मुखबिरी की? हाँ, किसने? मैंने। ओए अपनी मुखबिरी खुद ही, वो कैसे? वहाँ एक आदमी को बता दिया कि सैंडर्स को मैंने मारा। एक आदमी तो नहीं बेटा, आधे तुमने शहर को बता दिया था। और तो और स्वदेशी पुस्तक भी दिखा दिया। झूठ है, बिल्कुल झूठ है, गलत है, झूठ है। और जेल में है तो क्या, बाहर की खबर नहीं रखते। पंडित जी ने समझा के भेजा था कि अपनी कैंटीन में से बात बता। वहाँ मच्छर बहुत थे, ठीक से सो नहीं पाया, चलते फिरते ऊँग लगी रहती। उसी में कभी सो गया, उसी में कभी खा भी दिया होगा। अरे व्हाट यार, हाय हियर एंड प्लीज वेलकम। ओए जियो तुम्हारी अंग्रेजी है। मिस्टर घोष, मेरा नाम मणिन्द्रनाथ घोष है और अमेरिका शाह फिरोज शाह कोटला का मीटिंग से बॉम्ब फैक्ट्री को था। मिस्टर घोष, सामने देखकर के लोग, इन लोगों ने नजार बमों की फैक्ट्री लगाई। थोड़ा जोर से बोलिए मिस्टर घोष। यस सरकार, आपने इसमें सहयोग किया मिस्टर घोष? यस यस प्लीज। योर विटनेस प्लीज। शिव, फैक्ट्री हमने लगाई थी। हाँ, किसने? करीब करीब सारे। मगर उसके लिए तो बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ती होगी। इतने पैसों की जरूरत नहीं पड़ती, कौन में भी काम चल जाता है। क्यों? अगर आप 1 कॉटन मेरठ से खरीदे तो 1 कॉटन कोलकाता मिलता है स्टोर। सिर्फ सर्दियों में, वरना आप उसे घर पर ही बना सकते हैं। राइट, और हमने बनाया बिना पोटाशियम नाइट्रेट के, बिना सल्फेट के, हम वो भी लाए और बम्बू के खोल मिल जाते हैं आसानी से बाजारों में, बस सबूत नहीं छूटना चाहिए। प्लास्टिक के खोल से आप बम कैसे बना सकते हैं मिस्टर घोष? बॉम्ब में हमेशा मेटल का फूल लगता है मिस्टर। पटाखे और बम में फर्क होता मिस्टर पोल्स्टिन जी। आज ये जिंदा जिंदा नहीं है, आज वो होते तो बताते कि इस आदमी को पटाखा तक बनाना नहीं आता। नहीं आता, नहीं पोटेशियम नाइट्रेट, शार्पीटर 70%, सल्फर 15%, चारकोल 10% कार्बन के प्रोडक्शन के, और उसके बाद खोल में काम आने वाले शीशा, किरचे, उन सभी को एक मेटल के खोल के अंदर भर के, और उसके बाद बम।
और इस सदी का वो सबसे अनोखा मुकदमा है जिसमें अभियुक्तों को गलत करने की जरूरत नहीं समझी। मैं आपका नाम भूल गया। नमस्कार, मैंने बताया ही नहीं। कानपुर यहाँ से सुनने आया। यहाँ जैसे दत्त साहब से मिलने दिल्ली गया। वो बात 1965 की थी। आज किसी को उस वक्त में टाइम पे चल गया। जब जागना चाहिए था तो जागा नहीं, जब जागा है तो केवल आप ही बताइए। बहरहाल मैं ये बताने आया हूँ कि ये वक्त स्कूल को हम जैसों की दें उसकी क्या मतलब? मैं उन हजारों लाखों लोगों को रिप्रेजेंट करने आया हूँ जो उस इंसान की शक्ल देखकर दूसरा भगत सिंह बनने का इरादा था, लेकिन वो दौड़ नहीं पाए। कुछ थक गए, कुछ बीच में रुक गए, वो बीच में गायब होकर भी अपनी मंजिल तक पहुंच गए और हम 47 साल बाद भी रास्ते में। मेरे पास मेरा ताम्र पत्र है, मेरे स्वतंत्रता सेनानी होने का सर्टिफिकेट। मेरे नाती पोते पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं। आज मैं मर्सिडीज से आया हूँ, अपने एयर कंडीशन बंगले से लेकर। मेरी पत्नी शहर की सबसे बड़ी सोशल ऑर्गेनाइजेशन की ऑनरेरी प्रेसिडेंट है। मिल रही सुविधाओं का इस्तेमाल कर लेने में क्या हर्ज है? ये बात आप उससे कहता है। यहाँ चुनाव आया, तुमने कुछ और चुना, उसने कुछ और। क्यों 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 मैं वो क्यों नहीं चुन पाया जो वो चुन गया? ओए, ये हमने चुना है, ये हमारा चुनाव है। अगर हमारे इस मूवमेंट से आने वाले हिंदुस्तान को कोई दिशा मिलती है तो यही हमारी उपलब्धि होगी। कोई दिशा नहीं दे पाए तुम। आज तुम्हें सिर्फ साबुन के कैलेंडर पर देखकर याद किया जाता है सरदार भगत सिंह। लोगों की यादों में बदलना हमारा मकसद नहीं। ओए, कल हमारा फैसला है। मजेदार बात नहीं है, हमें पहले से मालूम है ये फैसला क्या होगा। कल मेरे इनकम टैक्स के मुकदमे का फैसला था। कोर्ट रूम में मेरी टांगें थर-थर कांप रही। कल मेरा छोटा पोता चंद्रशेखर आजाद की तस्वीर की तरफ इशारा करके पूछ रहा था, Who is the funny neck man grandpa with a huge mustache on his face? Is he a model or something like that? वो वक्त भी एक तथ्य है, ये वक्त भी एक तथ्य है। तथ्य सिर्फ तथ्य हो, उन्हें भूलना नहीं। और सरदार के मुकदमे के दौरान भगवती भाई बम बनाते हुए लाहौर में मारे गए। हमारी अपनी दुर्गा भाभी आज गाजियाबाद में रहती है, किसको मालूम? काकोरी केस के इकलौते चिराग डॉक्टर मनमथ नाथ गुप्त आज निजामुद्दीन दिल्ली में रहते हैं, किसको मालूम? किसको मालूम कि इस कानपुर में रह रहे शिव वर्मा नाम के इंसान के हाथ उस इंसान के हाथों में तब थे जब वो अपनी अंतिम यात्रा पर जा रहा था। अपने दोस्तों से मिलोगे? जी जरूर। याद करो, हमें तुम्हारे फांसी के पहले आंध्र प्रदेश की काश्मीर जेल में जा रहा है। याद होगे? साथ में एक सवाल, तुम मरने जा रहे हो, इसका तुम्हें जरा सा भी अफसोस नहीं? ओए, अपना काला पानी भोगने के बाद जेल से निकलना, एक खूबसूरत सी लड़की से शादी करना और उन्हें सुनाया करना कि तुम्हारे ऐसे चाचा लोग भी थे, हम उस वक्त एकदम जिंदा हो जाए। इसके अलावा इस 23 साल 5 महीने 26 दिन का जिंदगी का इससे अधिक मूल्य क्या हो सकता? समय खत्म हुआ।
और बस फिर वक्त वाकई खत्म हो गया। सुना था उसने आखिरी इच्छा के तौर पर लेनी चाहिए और स्कूलों पर कुल्हड़ मंगवाया। मुझे याद जब जेलर ने ये खबर दी तो मैं सिक्चों से सर पटक कर फुट फुट कर रो रहा था। बगल के कमरे में जले सिसकियां सुनाई दे रही थी। सुना दंगा भड़कने के डर से उन्हें वक्त से 11 घंटे पहले ही शाम ढले फांसी दे दी गई। मेरा रंग दे बसंती चोलावे, रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला। ओ मेरा रंग दे बसंती चोलावे, रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला। खुद की रातों को जेल की पिछली दीवार तोड़कर रातों रात सिरोज को रवाना कर दिया था। समाधि आज की नहीं, आजाद इसके 1 महीना पहले जा चुके थे। एल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद की मुठभेड़ में 1965 में बटुकेश्वर दत्त ने यही इच्छा की कि मरने के बाद वो उन तीनों के पास ही दफनाया जाए। उनकी भी इच्छा पूरी की, पर मैं आज भी जिंदा हूं। इस आजाद भारत में जिसका सपना वो देखा करता था, उसका सपना सुकून की सांसें होंगी, चारों तरफ उमंगे होंगी, भूख का नाम और निशान ना होगा, चीख पुकार ना होगी। वाकई आज कहीं चीख पुकार नहीं, हर तरफ खामोशी है, सन्नाटा है, वीराना है, जो शायद इशारा कर रहा है किसी आने वाले तूफान का, किसी आने वाले बवंडर का। पहले घोड़ों की चोट का एहसास होता था क्योंकि घोड़े दिखते थे, अब वो एहसास मिट गया क्योंकि घोड़े मारने वालों को यह सुविधा मिल गई है कि वो दूर से बैठकर घोड़े फटका सके। वो घोड़ों का राज जो कल किसी दूसरे मुल्क में वापस धकेल दिया गया था, आज किसी दूसरे मुल्क से धीरे धीरे हमारे देश में वापस आ रहा है। शायद ईस्ट इंडिया कंपनी भी हमारे देश में कभी ऐसे घुसी होगी। बहरहाल उसने कहा था रुकना मत, मुकाम तो बहुत आएंगे, रुक गए तो थक जाओगे। मैं थकने के बावजूद भी चलने की कोशिश कर रहा हूँ। बस कभी कभी रातों को उसका हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा सामने नजर आता है तो मुझे पूछने की क्या इजाजत होती है। सरदार क्या यही था वो तुम्हारा आजाद हिंदुस्तान जिसको पाने का तसव्वुर तुमने किया था?
अथक प्रयास के बाद इन कलाकारों को बांधकर इन सारी चीज़ों को सहेज कर आपके बीच लाने वाले निर्देशक रोशन कुमार।